नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ईर्ष्या। कई दिनों से लगातार अखबारों में छपी खबर तथा टीवी पर आई खबरों से सरला बहुत परेशान है। सरला के दो बेटियां जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल दर्जे की है। सरला भी अपने स्कूल जीवन में पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल दर्जे की थी। वह अपनी क्लास में सदा प्रथम स्थान प्राप्त करती थी, जिस पर स्कूल के टीचर तथा घर वाले बहुत खुश होने के साथ साथ सभी लोग सरला को लेकर बहुत गर्व महसूस किया करते थे। गर्व तो सरला भी अपने ऊपर करती थी और सभी लोगों की अनुप्रेरणा के चलते और भी ज़्यादा मन लगाकर पढ़ाई करती और समय के साथ साथ अपनी माध्यमिक परीक्षा में प्रथम स्थान के साथ सरकार तथा स्कूल वालों की और अपने परिवार वालों की तरफ से बहुत से सम्मान हासिल किए। ऐसे में सरला आगे की पढ़ाई करते हुए अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरा करते हुए नौकरी की तलाश करने लगी। किसी तरह से सरला के दिन बीतते गए कि अचानक पिता नंद किशोर जी के अस्वस्थ होने तथा थोड़े ही दिनों के पश्चात उनका अचानक स्वर्गवास हो गया। इस कारण सरला की आगे के सफ़र में रुकावट खड़ी हो गई। घर में इस तरह के हालात उत्पन्न हुए कि संसार में विघटन हो गया। उसके चारों बड़े भाई अपने अपने हिस्से की खेत और ज़मीन लेकर अलग हो गए। ऐसे में सरला तथा उसकी माँ मीरा देवी की देखभाल कौन करे। उन भाइयों में सबसे छोटा अरुण अपनी माँ और छोटी बहन सरला की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। ऐसे हालात को देखते हुए मीरा देवी तथा सरला को अपनी नौकरी की तमन्ना को त्यागना पड़ता है। माँ मीरा देवी का कहना है कि बिन पिता के बेटी सरला को ज़्यादा दिन तक बिन ब्याही घर में बिठाकर रखना सही नहीं होगा, अतः जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करवा दी जाए तो ठीक होगा। चारों ओर रिश्ते की तलाश करने पर भूपेंद्र के साथ सरला की शादी हो जाती है और समय के साथ साथ सरला अपनी गृहस्थ जीवन में रम जाती है। भूपेंद्र एक नामी प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है, अतः उसे तनख्वाह वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती है। ऐसे में पति भूपेंद्र के विचार से सरला अपनी नौकरी करने की इच्छा को संपूर्ण रूप से त्याग देती है और धीरे धीरे उसका परिवार भी बड़ा होता गया। सरला अपनी दो बच्चियों की माँ बन गई। इस कारण सरला तथा पति भूपेंद्र के मन में थोड़ी टीस तो है कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बेटा होता तो संसार का सामंजस्य बना रहता, परंतु यह सोचकर अपने आप को तसल्ली दे लेता कि ईश्वर की इच्छा के आगे भला हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी सरला का मन कहता है कि अपने परिवार का विस्तार करें, परंतु बहुत से परिवार को देखते हुए उसके मन में भय होता है। अगर काजल की तरह लगातार 4 बेटियां हो गई तो, अगर शेफाली की तरह 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ तो, भावना को भी एक बेटे की चाहत में 5 बेटियां हो गई, फिर जाकर उसे एक बेटा हुआ है। पर भावना की बात हमसे अलग है, क्योंकि एक तो वह संयुक्त परिवार में रहती है, ऊपर से उनके बहुत से खेत खलिहान है, घर में जमींदारी है, परंतु हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम भला जहाँ एक बच्चे होने का मतलब किसी भी स्त्री के लिए एक नए जन्म की तरह होता है। बहुत सी कठिनाई तथा बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, सो अलग। ऊपर से हमारे पास इतनी ज़्यादा धन दौलत भी नहीं है कि 4 बच्चों को पाल सके। पति भूपेंद्र अपनी पत्नी सरला को समझाते हुए तसल्ली देता है, देखो सरला, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की इच्छा के आगे हम भला क्या कर सकते हैं। हमारे भाई बिरादरी में
बहुत से आत्मीय परिजनों के पास बहुत से लड़के हैं। अगर हम लोग उन्हें अपना प्यार देंगे तथा उनसे अपने बेटे की तरह, अपने बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे तो यह लोग कहीं ना कहीं हमारे बेटे की तरह हमसे व्यवहार करेंगे। अब मान लो कि हमारे बड़े भाई साहब हैं, उनके बेटा है, तुम्हारे भाई साहब हैं, उनके भी बेटे हैं, मेरी बहन तथा तुम्हारी बहन, उनके भी बेटे हैं। हमें उचित होगा कि हम सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बनाए रखें। अगर हम लोग उनमें सफल होंगे तो ज़रूर बच्चे लोग हमसे वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि अपने बेटों से हम लोग उम्मीद रखते हैं। परंतु अगर हम लोग अपने परिवार का और ज़्यादा विस्तार करने की परिकल्पना करते हैं या उस रास्ते पर चलते हैं तो भविष्य में हमारे पास जो भी साधन है उस पर बहुत भारी पड़ेगा। अगर हम लोग चाहेंगे कि सभी बच्चों को समान रूप से तामील देकर सभी को अपनी ऊंचा मुकाम हासिल करने की प्रेरणा दें तो उसके साथ साथ उनके लिए हमें आर्थिक संसाधन की भी ज़रूरत होगी जो हमारे पास नहीं है। देखने में तो मैं एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता हूँ, परंतु कल को जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो उनके बहुत से ऐसे खर्चे बढ़ेंगे जिन्हें हमें हर हाल में पूरा करना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सका तो उनका भी भविष्य सुखमय नहीं होगा और हमारे बड़े परिवार होने के कारण मन ही मन हमें कोसते रहेंगे, जो अक्सर बहुत बार देखा जाता है। वह हमारे लिए और भी दुखदायक होगा। सरला को अपने पति भूपेंद्र की बात पसंद आ गई और अपने एक बेटे की चाहत को समय के साथ साथ त्याग दिया और अपनी दोनों बेटियों ईशा और निशा की परवरिश में मन लगाती है। उनकी हर ज़रूरत की पूर्ति करते हुए मन ही मन सपना देखती है कि उसकी दोनों बेटियां उसकी तरह पढ़ाई लिखाई में अव्वल दर्जा हासिल करें तथा उनके दिल में जो बहुत सी तमन्ना थी और पूरी नहीं कर पाई वह सारी ईशा और निशा पूरी करें। समय के साथ साथ सरला की इच्छा तथा कोशिश रंग लाने लगी। ईशा पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, निशा भी, और दोनों ही हर कक्षा में प्रथम ही स्थान हासिल करती है। ऐसे में उन्हें भी अपने स्कूल से बहुत सा प्रोत्साहन मिलता है। भूपेंद्र एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। ऐसे में उसे देश के बहुत सी जगह पर जाना होता है तथा लंबे समय तक रहना होता है। ऐसे में उसकी पत्नी तथा बच्चों को भी वह अपने साथ रखता है ताकि कुछ खर्च बचने के साथ साथ वह अपने परिवार की देखभाल अपने हिसाब से कर सके तथा बच्चों की तालीम भी सही ढंग से हो सके। पर जहाँ जहाँ पर भूपेंद्र जाता है अपने बच्चे को स्कूल भी बदली करके नई जगह पर भर्ती करवाना होता है, जिस कारण बच्चों की पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होता है। नए नए स्कूल तथा नए नए माहौल बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा होता है। फिर भी ईशा और निशा अपने आप को नए माहौल में ढाल लेती है और सर्वदा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है, जिस कारण सभी लोग खुश होते हैं, जिसे लेकर सरला तथा पति भूपेंद्र भी बहुत खुश हैं। टीचर्स भी बहुत खुश हैं। ऐसे में सभी लोग उन दोनों को न केवल बहुत प्यार करते हैं, साथ साथ उत्साहित भी करते हैं। रिश्तेदारी में भी बहुत से लोग उन्हें बहुत अप्रिशिएट करते हैं, परंतु कभी कभी दोनों बेटियों को कुछ कुछ अप्रिय घटना का सामना करना पड़ता है, जैसा कि बच्चों के स्कूल में अक्सर होता है, जिस कारण सरला का मन कभी कभी बहुत विचलित हो जाता है, क्योंकि आजकल टीवी पर भी बहुत सी खबरें आती है जिन्हें सुनकर स्वाभाविक रूप से सरला विचलित हो जाती है और उसके मन की सारी खुशियाँ काफूर होने लगती है, पर किसी से अपने मन की बातें कह नहीं पाती और अंदर ही अंदर बहुत परेशान होती रहती है। काफ़ी दिन गुजर जाने के पश्चात एक रोज़ भूपेंद्र अपनी पत्नी सरला से पूछने लगा, सरला,
तुम्हारा चेहरा बताता है कि तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान रहती हो। क्या बात है? अगर परेशानी अपने आप में रखोगी तो उसका समाधान कैसे होगा? जवाब में सरला कहती है, आपकी बात तो ठीक है, पर मैं कैसे बताऊं? मुझे अपने बच्चों के लिए अंदर ही अंदर डर खाए जा रहा है कि कल को हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो। हमारा समय तो गया, आज से 20 वर्ष पहले, और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। अभी के समय में लोगों से सहिष्णुता तथा संतुष्टि का भाव खत्म सा हो गया है। ऐसे में मुझे इस बात का डर है कि कल को कहीं हमारी बेटियों के साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, जो अक्सर चारों ओर हो रहा है। इतने में भूपेंद्र कहने लगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बात का जिक्र कर रही हो, और हमारी बेटियों पर ऐसा क्या होगा? ऐसे में सरला बीते कुछ दिनों से देख रही सारी कहानियों के बारे में अपने पति भूपेंद्र को बताती है। समता हमेशा अपनी क्लास में प्रथम स्थान हासिल करती है। वह अपने स्कूल में जब तक छोटी क्लास में पढ़ती थी तब तक अपनी कक्षा के सभी 40-50 बच्चों में प्रथम स्थान प्राप्त करती रहती है। अपने प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी करके समता अपनी ऊंची कक्षा की पढ़ाई करने हेतु अपने गांव से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर जाकर बड़े स्कूल में भर्ती हो गई, जहां पर बहुत से गांव की बच्चियां पढ़ने को आती है। परंतु समता उन सभी बच्चों में पहला स्थान हासिल करने में कामयाबी हासिल करती रही और छठी कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक सभी क्लास में पहला स्थान हासिल करती रही। ऐसे में बहुत से सहपाठी उससे ईर्ष्या करने लगे और बात बात पर दूसरे बच्चों को थोड़ा कमज़ोर या तो दूसरे तीसरे स्थान को प्राप्त करते हैं, यह लोग उस पर ईर्ष्या करते हुए कभी कभी स्कूल के टीचर को शिकायत करते हैं, परंतु टीचर लोग उसे अनदेखा करते हैं। धीरे धीरे बात और बिगड़ने लगी, जिस पर टीचर लोग सभी को एक साथ बिठाकर परीक्षा की सारी कॉपियां एक दूसरे को देखने का मौका देते हुए कहने लगे, आप लोग खुद ही इन सारी कॉपियों को जांच कर देखो कि आप लोगों से समता के उत्तर तालिका में कितना अंतर है, और इस पर गहराई से विचार करो कि तुम लोगों से कितना अच्छे हैं समता के लिखे हुए उत्तर। अतः अगर अगली परीक्षा में समता से अधिक अच्छा लिख पाते हो तो तुम्हें भी उससे अधिक मार्क्स मिल सकते हैं। इस पर किसी से ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई के स्तर को सुधारें तो सभी को अच्छे अंक मिलेंगे। हमें कोई परेशानी नहीं है कि समता फर्स्ट आ रही है या कोई और बच्चे फर्स्ट आएं। कोई ना कोई तो पहला स्थान हासिल करेगा ही ना। सभी एक साथ फर्स्ट तो हो नहीं सकते। समता समझ जाती है कि क्लासरूम में दिन प्रतिदिन उसे लेकर बहुत सी गुफ्तगू चलती रहती है तथा गुटबाजी हो रही है, परंतु समता उसे नज़रअंदाज करती हुई अपने रोज के नियम के अनुसार अपनी पढ़ाई लिखाई करते हुए इस बार भी कक्षा में पहला स्थान हासिल करती है। ऐसे में एकाएक स्कूल का माहौल बदला सा दिखाई दे रहा है, जिस कारण वह थोड़ा विचलित हो जाती है। ऐसे में उसका मन पढ़ाई से भटक जाता है, जिस कारण एक रोज हेड टीचर हरि नारायण जी समता को ऑफिस में बुलाकर समता की व्याकुलता का कारण पूछने पर समता रोती हुई अपने मन की तथा स्कूल में उत्पन्न हुए माहौल के बारे में उन्हें बताती है, जिस पर चिंता जताते हुए हरि नारायण जी सभी छात्र छात्राओं को समझाते हुए एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या न करने की हिदायत देते हैं।
और कहते हैं अगले माह से हम लोग आपकी दोनों कक्षाओं को मिलाकर एक कक्षा बना देंगे ताकि आप लोगों की पढ़ाई और भी अच्छी तरह से हो सके तथा एक ही तरह की हो सके। ऐसे में आप लोगों को किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी कि कक्षा ए और बी में पढ़ाई का स्तर में फ़र्क होता है। साथ में हम उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करके समता से भी अच्छा रिजल्ट हासिल करें। किसी भी तरह से दिन गुजारने के साथ साथ समता की 11वीं की परीक्षाएं हो जाती है और उसमें भी समता सभी बच्चों में पहला स्थान हासिल कर लेती है। समता अपने सहपाठियों के बुरे बर्ताव के कारण परेशान होकर एक रोज़ मन में विचार करती है कि किसी भी बहाने एक सप्ताह स्कूल नहीं जाऊंगी तो थोड़ा उन बच्चों से रिजल्ट खराब होगा तो भला क्या फ़र्क पड़ेगा। परंतु उसकी परीक्षा घर पर भी कम नहीं होती। लगातार छुट्टी के कारण माँ पारुल उसे पूछने लगी, क्यों रे समता, तू आजकल स्कूल से छुट्टी क्यों कर रही है। जवाब में समता अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करती है तो माँ पारुल कहती है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ ताकि इंजेक्शन और दवाई खाने पर तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसे में पारुल की बेटी समता इंजेक्शन के डर से अपनी माँ पारुल को सभी बात सच सच बता देती है। इतने में टीचर हरि नारायण जी समता के स्कूल में अनुपस्थित रहने के कारण स्कूल के टीचर मधुसूदन जी को समता के घर में जाकर उसकी खोज खबर लेने को कहते हैं तो समता की स्कूल में हो रहे सारे कर्मकांड के विषय में उसकी माँ के सामने उजागर हो जाती है। ऐसे में माँ पारुल अपनी बेटी को समझा बुझाकर स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करती है ताकि समता की पढ़ाई पूरी हो सके। चाहे इम्तिहान अच्छा ना हो पर स्कूल नहीं छूटना चाहिए। माँ पारुल समझाते हुए अपनी बेटी को कहने लगी, बेटा इस साल तुम्हारी 12वीं की परीक्षा है और 10वीं की परीक्षा की तरह बोर्ड की परीक्षा है। अपने स्कूल में मान लो कि तुम्हारा टीचर तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारी टीचर तुम्हें सभी बच्चों से ज़्यादा अंक देते हैं, जो अक्सर सभी बच्चों में गलत भावनाएं होती है। यद्यपि ऐसा नहीं होता, फिर भी सभी लोगों की भावनाएं एक जैसी तो नहीं होती है ना। परंतु बोर्ड की परीक्षा, यहाँ पर तो कोई किसी का सगा नहीं होता। ऐसे में तुम्हें अपनी बोर्ड की परीक्षा को लेकर सोचना चाहिए। एक साथ लाखों बच्चे 12वीं की परीक्षा में बैठेंगे। जो बच्चे अपने स्कूल में 96-98% अंक हासिल करता है, उनका अंक और भी नीचे आ जाता है। ऐसे भी हो सकता है कि उन बच्चे लोग तुमसे भी ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकें और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं वह तो बोर्ड की परीक्षा में भी अच्छे अंक हासिल करते हैं। ऐसे में स्कूल में होने वाली परीक्षा मायने तो रखती है, पर सभी को जी जान से परीक्षा की तैयारियां करनी होती है ताकि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सके और उसके साथ ही भविष्य का रास्ता प्रशस्त हो सके। पारुल अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, हमारे गांव में एक मास्टर जी थे, राजकमल जी, जो हमारे हाई स्कूल के टीचर हैं। उनका बेटा मानस हमसे उम्र में 4-5 वर्ष छोटा था। जब मानस स्कूल में आने लगा तो सभी लोग उसे बहुत प्यार से देखते थे। हमें भी मानस बहुत प्यारा लगता था। मानस हर साल अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। ऐसे में सभी बच्चों का कहना था कि हेड मास्टर जी का बेटा है, इस कारण सभी टीचर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अंक देते हैं। इस कारण वह ज़्यादा अंक प्राप्त करके पहला स्थान हासिल करता है। पर यह तो सच है कि उसे घर पर अच्छा माहौल मिलता है। मास्टर जी उसे हर विषय पर मार्गदर्शन करते हैं। उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है। ऐसे में उसका रिजल्ट अच्छा होना तो स्वाभाविक है।
परंतु लोगों के मन में यही एक बात घर कर गई कि हेड मास्टर जी का बेटा होने के कारण उसे सभी टीचर अधिक से अधिक अंक देते हैं। मानस के जितने भी भाई बहन हैं सभी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अव्वल थे। गुजरते समय के साथ साथ मानस अपना स्कूल पूरा कर ऊंची कक्षा की पढ़ाई करने हेतु दूसरे स्कूल में चला गया, क्योंकि उस समय 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद सभी को दूसरे स्कूल में जाकर नए सिरे से भर्ती होना पड़ता था, क्योंकि उस समय 1 से 8वीं तक की पढ़ाई हमारे नज़दीक के स्कूल में होती थी, फिर कहीं दूसरे स्कूल में जाकर 9वीं से 10वीं तक की पढ़ाई करते, फिर प्री यूनिवर्सिटी मतलब कि 11वीं और फिर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती थी। सभी लोग कहते थे अब देखेंगे कि मानस दूसरी जगह पर कैसे प्रथम स्थान हासिल करता है, परंतु मानस दूसरे स्कूल में भी जहां उसके पिताजी नहीं रहे तथा कॉलेज में जहां पर उसके पिताजी राजकमल जी नहीं रहते, वहां पर भी मानस पहला स्थान हासिल करते हुए बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पहली बार में ही पहला स्थान हासिल करके कलेक्टर बन गया। तो देखो यह सब तो चलता ही रहता है। जब जब कोई अच्छे काम करते हैं तो बहुत से लोग उनके प्रति ईर्ष्या करते हैं, और यह तो एक प्रकृति का नियम है बेटा। ऐसे में तुम मायूस ना हो, तुम तो मन लगाकर पढ़ो और नियमित रूप से स्कूल में जाओ, ताकि तुम भी मानस की तरह एक अच्छा मुकाम हासिल कर सको। समता अपनी माँ की बात समझ गई और मन लगाकर अपने मुकाम की तरफ बढ़ने लगी और नियमित रूप से स्कूल में जाने लगी। ऐसे में स्कूल के बहुत से सहपाठी उस पर बहुत से कमेंट्स करने लगे, परंतु समता सभी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई तथा नियमित रूप से स्कूल में जाने लगी। 12वीं की कक्षा के लिए मात्र महीना भर ही बचा है। 1-2 दिन में फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इतने में एक रोज़ जब समता स्कूल की कक्षा में प्रवेश कर रही थी, तभी समता के चेहरे पर किसी ने तेजाब डाल दिया ताकि उसे इस परीक्षा से रोका जाए। ऐसे में आनन फानन में स्कूल की तरफ से उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है तथा उसकी चिकित्सा की पूरी व्यवस्था की जाती है। लगभग 1 सप्ताह तक अंदर ही अंदर उन सभी बच्चों से पूछताछ चलती रही और आखिर में उन सभी के ऊपर मामला दर्ज कराया गया जो कि इस कांड में लिप्त थे। ऐसे में उन सभी बच्चों को 5 साल के लिए कक्षा तथा परीक्षा से निलंबित कर दिया गया। परंतु बेचारी समता के ऊपर क्या बीत रही होगी। अपने चेहरे पर एसिड गिरने से उसका चेहरा जिस प्रकार झुलस गया और जिस प्रकार कष्ट में उसके दिन बीत रहे हैं, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। इस तरह की ईर्ष्या ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। केवल बदल ही नहीं दिया, एक प्रकार से कह सकते हैं कि बर्बाद ही कर दिया। उसके चेहरे के साथ साथ उसके दिल को जो जख्म दिए वह जीवन भर के लिए भूला पाने वाले जख्म नहीं हैं। जिस दर्पण के सामने खड़ी होकर वह अपने उलझे बालों को बनाकर स्कूल में जाती थी, अब उस दर्पण के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को निहारती है तो डर के मारे उसकी रूह कांप जाती है और वहीं खड़ी खड़ी अपने आंसू बहाती रहती है। माँ पारुल अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सांत्वना देने की कोशिश तो करती है, परंतु कुछ कह नहीं पाती और मन ही मन सोचती है, शायद मेरे कारण ही उसके साथ ऐसा हादसा हुआ है। अगर मैं उसे स्कूल में जाने की ज़बरदस्ती न करती तो शायद ऐसी दुर्घटना ना होती। अब तो मेरी बेटी का बाहरी खूबसूरती एकदम से ख़त्म हो गई है और अंदर की खूबसूरती को देखने परखने का ज़माना तो लगभग ख़त्म हो चुका है। ऐसे में मेरी बेटी समता को अब जीवन भर के लिए अपने एक सच्चे जीवन साथी तथा ससुराल में जाने का ख्वाब
जो सभी लड़कियां देखा करती है वह अब ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। उसे जीवन भर कुंवारा ही रहना होगा, क्योंकि कोई भी लड़का उससे शादी करने पर राजी नहीं होगा, जो प्रकृति के एक अटूट नियम का हिस्सा है। समाप्त।